वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र मतलब देश और राज्य की आय देखेंगे हम लोग, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ से 2025 के एग्जाम में 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ से देख लेंगे तो आपको वो 5 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्लास को देखते हैं। तो ये पूरी क्लास आप देखेंगे, बहुत VVI इंपॉर्टेंट आपको लिया गया है, इसमें प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। देखिए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान, अनुमान का मतलब है कि उसके बारे में किसने बताया था कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है कि इतना होगा, इतना नहीं होगा। तो सबसे पहले लगाया था दादा भाई निरोजी ने, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अगला प्रश्न आती है 3 नंबर है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। यानी सकल घरेलू उत्पादक को हम लोग कहते हैं GDP। क्या कहते हैं, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसे कहते हैं हम लोग, सेवा के क्षेत्र, किससे, सेवा के क्षेत्र से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो बिहार में नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, तो जो है गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। सबसे पहले देखिए कुछ प्रश्न में साथियों कि निगेटिव ढूंढिए कि निगेटिव क्या है, आपका ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो पंजाब में तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, बिहार में भी कम है, हरियाणा में भी कम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी गोवा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। अगला 5 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो रहन सहन कौन सा प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ये वित्तीय वर्ष जो होती है अप्रैल और मार्च के बीच में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वित्तीय वर्ष हम उसे कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा रखा जाता है बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। भारत में उसे बजट के तौर पे जानते हैं और हम लोग राज्य सरकार में उसको वित्तीय वर्ष जानते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना खर्च बचा है, किसको सैलरी कितना देना था, उसमें से कितना बचा है, उसी को हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक है वो है पटना। कौन सा जिला है, पटना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि दादा भाई निरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था। और राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई निरोजी ने लगाया था, हम लोग प्रथम प्रश्न में ही देखे थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर में कह रहे हैं कि प्रत्येक कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो ये किसे शामिल किया गया है, आय को। किसको, आय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति जो 2008 और 9 के थे वो थे 25,494 रुपये। कितना थे, 25,494 रुपये। अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर को कवर करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यापारिक भी है और इनमें से सभी। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं
कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है? तो वार्षिक विकास दर रही है, ये रही है 4.2%। कितना रही है? 4.2%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, तो वो कितना गुजर रही है? तो 41.4%। 41.4%। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग कहते हैं आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर देख रहे हैं कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम कौन सा है? शिवहर है। और सबसे अधिक कौन सा है? तो वो पटना है। कौन सा है? पटना है। और सबसे अधिक कौन सा है? पटना है। और सबसे कम कौन है? शिवहर जिला है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बिहार में सर्वाधिक योगदान जो दिया गया है आय में, वो क्या दिया है? सेवा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सेवा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, वो किससे जाना जाता है? आय की गणना से जाना जाता है, उत्पाद गणना किससे जाना जाता है, और व्यावसायिक गणना से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है, राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है, तो वो है मौद्रिक उत्पादन। कौन सा है? मौद्रिक उत्पादन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पाद के साधनों की आय, यानी ऑप्शन डी सही है। आप लोगों ने 20 प्रश्न को देखा है। 20 प्रश्न को आप जब कवर कर लेंगे तब हम आपको बताने वाले हैं मुद्रा, बचत एवं साख।